फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बालाजी बाल विद्या मंदिर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक चीजें डिस्कस की कि डिटर्मिनेंट आखिर होता क्या है और उसके जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज मतलब होता है विशेषताएं। देखिए, वैसे तो डिटरमिनेंट्स की 12-13 प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर इन्हीं प्रॉपर्टीज की मदद से आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, उनमें यही विशेषताएं इस्तेमाल करके आप उन क्वेश्चंस को हल करना है। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है। पहले तो मैं याद दिला दूं आखिर होता क्या है डिटरमिनेंट। जैसे ये दो लाइन खींची होंगी, इसके बीच में नंबर लिखे होंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस तरीके से नंबर्स लिखे होते हैं। चार भी हो सकते हैं, ऐसे चार भी हो सकते हैं। अब देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है, इफ ईच एलिमेंट इन अ रो कॉलम इज जीरो देन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब है, ये प्रॉपर्टी हमारी कह रही है कि मान लो मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट के अंदर इफ ईच एलिमेंट इन अ रो और अ कॉलम इज जीरो देन डिटर्मिनेंट इज जीरो। यानी कि मेरे पास 9 एलिमेंट होते हैं। 9 एलिमेंट में अगर एक कोई रो मतलब ये जो सीधी लाइन होगी रो, ये लो, कोई भी रो या कोई भी कॉलम, अगर तीनों एलिमेंट यानी कि तीनों नंबर अगर उसके जीरो हैं, तो उसका जो आंसर आएगा, यानी कि डिटरमिनेंट को जब हम खोलेंगे तो हमारे जो आंसर आएगा वो जीरो होगा। देख लीजिए कैसे। इनका कहने का मतलब ये है कि A1 A2 A3 A4 A5 A6। देखो, अब एक लाइन देखो पूरी जीरो है, तो अगर हम इसको खोलेंगे तो हमारा आंसर जीरो आएगा। ऐसे ही नहीं, अगर कोई डिटरमिनेंट हमारे पास ऐसे हो, जैसे मान लो दिख नहीं रहा होगा आपको, जैसे मान लो 0 0 0, तीन ऐसे भी हैं, बाकी 1 2 3 4 5 6, इसको खोलोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। ले लो 0 0 0, ठीक, 1 2 3 4 5 6, इसको खोलोगे आंसर क्या आएगा, जीरो। बोलो तो मैं एक सॉल्व करके दिखा दूं। देखो, हम खोलते कैसे हैं, खोलने का तरीका मैंने आपको बताया कि एक कोई रो या कोई भी कॉलम पकड़ लो। मैंने चलो इस बार ऐसे पकड़ा, ठीक, ऐसे, तो 1 है, लिखा 1, ठीक। 1 लिखने के बाद ये लाइन काट दो, ये लाइन काट दो, कितने बचे, 6 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0 माइनस 0, ठीक। दूसरे पर आओ, कितना, हम दूसरे पर आओ, ठीक। अब जब दूसरे पर आओगे तो ये वाली और ये वाली काट दो। अब 6 और 0 का माइनस का साइन और यहाँ पर 2, ठीक। 6 और 0 0, माइनस 4 इंटू 0 0, ठीक। फिर तीसरा 3 लिखो, 3, तो 3 से करोगे तो ये लाइन और ये लाइन काट दोगे। अब ये 4 बचे, 5 इंटू 0 0, माइनस 4 इंटू 0 0, ठीक। तो अब देखो, 1 गुणे 0, माइनस साइन लगाया 2 को 0 से, ठीक, प्लस साइन लगाया 3 को 0 से, 0 माइनस 0 प्लस 0, आंसर कितना है, 0। तो देखा प्रॉपर्टी क्या कह रही थी कि अगर कोई भी एक लाइन पूरी डिटरमिनेंट में 0 है, चाहे वो रो हो या कॉलम हो, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली प्रॉपर्टी देखो क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑन वन साइड ऑफ अ प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो देन डिटरमिनेंट इज जीरो। ये प्रॉपर्टी कहती है कि ये मेरा एक डिटरमिनेंट हो गया बड़ा सा, ठीक। अब इस डिटरमिनेंट में हमारा डायगोनल, वैसे जो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल का हिंदी मीनिंग मुझे ऐसे क्लियर नहीं है, आप इसको गूगल करके देख लो। मैं बता देता हूँ डायगोनल आखिर होता क्या है। जैसे मेरे पास ये 9 नंबर लिखे हैं, A1 A2 A3, ठीक, B1 B2 B3 C1 C2 और ये C3।
डायगोनल क्या होता है, ये ऐसे, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक, ये जो दो है ना डायगोनल, इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि ये ऐसे, ये नंबर, इन्हें कहते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल। अब ये प्रॉपर्टी कह रही इफ ईच एलिमेंट ऑन वन साइड ऑफ अ प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो देन डिटरमिनेंट इज जीरो, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के किसी भी एक तरफ अगर सारे नंबर जीरो हैं तो उस डिटरमिनेंट को खोलने पर हमारा आंसर जीरो आएगा। देखो कैसे, प्रॉपर्टी कह रही, ये मेरा क्वेश्चन, ठीक, अगर मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है कि डायगोनल के एक तरफ हमारे सारे नंबर जीरो हैं, ये हमारा डायगोनल था, अब डायगोनल के एक तरफ देखो सारे नंबर जीरो, तो अब अगर हम इस डिटरमिनेंट को खोलेंगे तो हमारा आंसर जीरो आएगा। आप इसको खोल करके एक बार चेक करो, मैंने खोलने का तरीका बताया हुआ है, आप उसको जब खोलोगे तो हमारा आंसर जीरो आएगा। क्वेश्चन एक ले लो, इसको ओपन करके चेक करना। देखो ये मेरा डायगोनल हो गया, ठीक, अब डायगोनल के उधर मेरे देखो जीरो जीरो जीरो, ठीक, तो अब इसको आप ओपन करोगे तो आंसर जीरो आएगा, क्योंकि डायगोनल के एक तरफ के जो नंबर जब सारे जीरो होते हैं तो आंसर जीरो आएगा। ये प्रॉपर्टी सेकंड कहती है। हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो कहती है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर चेंज्ड। ये प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी डिटर्मिनेंट है, उसकी जो रो है और जो कॉलम है, अगर उसको हम आपस में चेंज कर दे सबको तो डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कैसे, जैसे मान लो लिखा है A1 A2 A3, ठीक, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये है हमारा डिटर्मिनेंट। अब ये प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो रो है, सॉरी ये जो कॉलम है, ठीक, और ऐसे क्या है हमारी रो। अब अगर हम इनको ऐसे लिख दें, जितनी ये जो कॉलम है इनको हम मोड़ दो, रो कर दो, जैसे A1 A2 A3 ऐसे लिखा है, इसको कर दो रो, A1 A2 A3। हमारी जो रो है, सॉरी जो हमारा जो कॉलम है उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने रो बना दिया। फिर B1 B2 B3, ये भी कॉलम था ना, इसको कर दो रो, B1 B2 और B3। C1 C2 C3 अभी कॉलम है, अब देखो ये रो हो गया, C1 C2 और C3। अब अगर हम सारे जितने भी कॉलम है अगर उनको रो में कर देते हैं तो प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जो कॉलम है, ठीक है, अगर रो में लिखा हुआ है तो आप उसे कॉलम में कर सकते हो, कॉलम वाले सारे नंबर रो में कर सकते हो, तो उससे डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे करके आप चेक करो। आप चाहो तो एक बार इसको खोल करके देखना और इसको खोल करके देखना, आंसर दोनों में इक्वल आएगा। अब देखो हमारी चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ एनी टू रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन डिटर्मिनेंट चेंज्ड बाय माइनस साइन। अब ध्यान से देखना, ये प्रॉपर्टी कह रही है A1 A2 A3, ठीक, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये है हमारा ये डिटरमिनेंट हो गया, ठीक। अब ये प्रॉपर्टी कह रही है कि इस डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो में से एक रो एक कॉलम अगर हम आपस में चेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू माइनस साइन से बदल जाएगी। देखो समझ जाओगे। A1 A2 A3 लिखा है, ये क्या है हमारा कॉलम, ठीक, इसको हम कर दो रो, A1 A2 और A3। ये जो हमारा जो कॉलम था हमने इसको बना दिया रो। हमारे यहां पर जो रो थी A1 B1 C1, इसको कर दो कॉलम। कैसे, A1 B1 C1 है यहां पर, इसको कर दो A1 B1, कितना हो गया C1, बाकी सब नंबर ऐसे उतार दो, B2 B3 C2 C3। तो देखो हमने क्या किया,
इसमें जो हमारा कॉलम था उसको हमने रो कर दिया, इसमें जो हमारी रो थी उसको हमने कॉलम कर दिया। A1 B1 C1 हमारी रो थी, A1 B1 C1 हमने कॉलम कर दिया। अब क्या होगा, अब इस डिटरमिनेंट के सामने एक माइनस का साइन लग जाएगा। तो जब भी आप जब डिटरमिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करना, तो उन क्वेश्चंस में अगर कभी भी एक रो और एक कॉलम को चेंज करने की जरूरत पड़े तो क्या करना कि माइनस का साइन जरूर लगाना, ठीक है। प्रॉपर्टी 5 अब हम देखते हैं। इफ टू पैरेलल लाइंस ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। देखो कैसे, अब इंग्लिश में लिखा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब क्या समझना, दो लाइन अगर एक जैसे एक ही एंगल पर हैं उन्हें कहते हैं पैरेलल लाइंस। जैसे मान लो एक ये सीधी लाइन, एक ये सीधी लाइन, ये दोनों देखो एक दूसरे के बराबर है, एक ही डिग्री पर है। जैसे ये भी 180 पर है, ये भी 180 पर है, ठीक। इस लाइन से देखो दोनों 90 90 हैं, ये क्या होगा, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, यानी कि एक जैसी लाइंस हो गई, ठीक, एक ही एंगल पे। तो खैर इसमें तो दूसरा मतलब है, कह रहा है A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3। देखो ये कह रहा है इफ टू पैरेलल लाइंस ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। यानी कि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर दो लाइन, दो पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन का मतलब ये हुआ एक ये लाइन, एक या फिर ये लाइन या फिर ये लाइन, ये तीनों क्या है पैरेलल, ठीक। इन तीनों में से अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन जीरो है यानी कि एक ही है, जैसे मान लो यहां पर A1 A2 A3, यहां भी A1 A2 A3, ये दोनों लाइन एक जैसी हैं, दोनों के नंबर एक जैसे हैं, तो इसका आंसर 0 आएगा। या फिर और कौन सी पैरेलल लाइन है इसमें, ये तीनों अपने आप में पैरेलल हैं। अगर यहां के नंबर एक हो तब भी डिटरमिनेंट का आंसर 0 आएगा। एक एग्जांपल देखो, लिख लो 1 2 3 4 5 6 1 2 3। अब इसका बताओ आंसर क्या होगा, तो देख कर ही बता सकते हो। देखो 1 2 3 ये और ये तीनों पैरेलल थी, तीनों पैरेलल में ये वाली लाइन एक जैसी है, तो दो पैरेलल लाइन के जब नंबर एक होते हैं तो आंसर कितना आता है, 0। छठी प्रॉपर्टी देखो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट रो कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय k देन न्यू वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज k। इसमें क्या होता है, इसमें कहा गया है कि जैसे ये डिटरमिनेंट है, ठीक, डिटरमिनेंट के अंदर नंबर लिख लो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसमें कहा गया है डिटरमिनेंट के अंदर अगर चाहे कोई भी रो या कोई भी कॉलम, कोई भी रो या कोई भी कॉलम, पूरी रो या पूरी कॉलम अगर किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करते हैं, जैसे मान लो ये A1 है, ये B1 है, C1 है, ठीक। मान लो इस लाइन को हम गुणा करते हैं किसी नंबर से, ये k कांस्टेंट नंबर होता है, यहाँ पर जो k हो सकता है इसको हम 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो इंटीजर नंबर होना चाहिए, k कांस्टेंट होता है। तो ये k, ठीक। हमने चाहे किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को, अगर पूरी रो या पूरी कॉलम के अगर हम k से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो नया डिटरमिनेंट होता है उसका आंसर क्या होता है, अगर कोई भी रे या कोई भी कॉलम अगर k से मल्टीप्लाई होता है पूरा, तो उसमें इसका जो नया आंसर होता है उसमें से k बाहर निकल जाता है और वो पूरा ऐसे का ऐसे लिख देते हैं। यानी कि अब समझना है क्वेश्चन को, मैं इसका एक उल्टा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। जैसे मैंने कहा 4 इंटू A1 A2 A3, ठीक, B1
B2 B3 C1 C2 C3। अब इसको सॉल्व करो। अब इस 4 से चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे शायद कंफ्यूज हो जाओ। मैं क्या करता हूँ, हाँ देखो हमने लिख दिया 4A2 4B2 4C2। इसमें ये पूरे का पूरा कॉलम 4 से मल्टीप्लाई है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 ये बाहर आ जाएगा जो कांस्टेंट नंबर था, बाकी A1 A2 A3 B1 B2 B3, गलत लिख दिया, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो कहने का मतलब है कोई भी नंबर अगर पूरी तरीके से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाएगा और अब हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो 7th क्वेश्चन, इफ ईच नंबर ऑफ रो कॉलम इज सम ऑफ 2 नंबर्स देन। इसमें कहा गया है कि ये रहा डिटरमिनेंट, ठीक है। जैसे कोई रो या कोई भी कॉलम में अगर कोई या रो कोई भी कॉलम में अगर एक रो में 2 नंबर लिखे हैं जो जोड़ की फॉर्म में लिखे, सम की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे। जैसे मान लो हमने अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, A+3 B+4 C+5 A2 A3 B2 B3 C2 C3। अब बताओ क्या करेंगे। यानी कि किसी रो, अब मैंने इसको लिया, किसी रो या किसी भी कॉलम में जो नंबर लिखे हुए हैं वो सम में लिखे हुए हैं, यानी कि जोड़ की फॉर्म में लिखे हुए हैं इस तरीके से। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये सब तरीके हैं सॉल्व करने के क्वेश्चन। अभी जब क्वेश्चन देंगे तो ये सारी चीजें उसमें यूज भी होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा इसमें A B C A2 A3 B2 B3 C2 C3, ठीक है। प्लस का साइन लगाओ। अब जो ये नंबर है 3 4 5 A2 A3 B2 B3 C2 C3, ये हो गया हमारा आंसर। क्या हुआ इसमें, ABC बाकी सारे नंबर ऐसे लिख दो। और अब क्या लिखो, 3 4 5, यानी कि ये वाले नंबर ये वाले नंबर ये वाले। तो इस तरीके से हमारा नया डिटरमिनेंट बनेगा, यानी कि नया हमारा आंसर ऐसे आएगा। अब देखो, अब जो 8वीं प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूं वो मैंने लिखा इसलिए नहीं क्योंकि वो लिखने में काफी लंबा हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखो 8वीं प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से समझना, इसका बहुत ज्यादा यूज है। मैं भी जो पहला क्वेश्चन दूंगा उसमें ही यही प्रॉपर्टी यूज है। जैसे लिखा है A1 A2 A3, ठीक, B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये प्रॉपर्टी कहती है कि हमारा, पहले लिख लो फिर देखो। जैसे ये हमारी ये कॉलम है, ठीक है। इस कॉलम में अगर किसी दूसरे कॉलम में हम कोई नंबर को गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो ये A1, ठीक है। A1 में अगर हम जोड़ दें, जैसे मान लो ये हमारा दूसरा कॉलम, या इस कॉलम में मान लो हमने तीसरा कॉलम उठाया, इस कॉलम में अगर कोई नंबर हम गुणा करके इसमें जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इसको गुणा करो किससे, एक कांस्टेंट नंबर K से, कितना हो गया K × C1। इसको हमने गुणा करके इसमें लिख दिया, A2 है, A2 प्लस, अब इसको गुणा करो किससे, K से, K × C2। A3 में जोड़ दो C3 को K से गुणा करके, ठीक।
बाकी नंबर वैसे उतार दो, B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो हमने क्या किया, इस वाले कॉलम में हम किसी दूसरे कॉलम में कोई नंबर गुणा करके इसमें हमने जोड़ दिया। तो अब डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको हम ये कर सकते हैं। यानी कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर कभी हमें ऐसी जरूरत पड़ रही है कि उसमें हम कोई दूसरा नंबर गुणा करके किसी में जोड़ना चाहें, तो हम आराम से जोड़ सकते हैं, हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो ये सब हम कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी 8 है। 9th है, इफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी रो विद अ कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो इज 0। देखो ये कह रहा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3। ये कह रहा है कि जैसे मेरी ये रो है, ठीक है, इस रो के जो नंबर हैं, इन नंबरों में अगर हम किसी दूसरे ये कॉलम, ठीक है, इस कॉलम में अगर हम किसी दूसरे कॉलम के नंबर का कोफैक्टर निकालकर अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क, तो उसका जो सम होगा वो 0 होगा। समझना कैसे, जैसे हमने ये कॉलम लिया, ठीक है, इस कॉलम में अब जो दूसरे कॉलम के जो नंबर हैं उनका हम कोफैक्टर निकालेंगे। ये कौन सी पोजीशन है, ये मैंने आपको बताया था, ये 1 2 पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, 1 2। ये कौन सी, 2 2। ये कौन सी है, 3 2। अब मेरा कहने का मतलब है इन पोजीशन का निकाल लो कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालना मैंने आपको बताया था। कोफैक्टर निकालते हैं कैसे, मुझे इस पोजीशन का कोफैक्टर निकालना है तो इसको काट करके इन चारों से हम कोफैक्टर निकालेंगे। और कोफैक्टर को हम किससे दिखाते हैं, m से। किससे दिखाते हैं, m से या a से, आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यानी कि A1 है, ठीक, A1 को गुणा करो, इस पोजीशन का जो कोफैक्टर आएगा, क्या मान लो कोफैक्टर A, पोजीशन का नाम 1 2, यानी कि इस नंबर को इस पोजीशन का कोफैक्टर निकाल करके गुणा करो, फिर लगाओ ऐड का साइन, A2 ठीक। A2 के साथ इस पोजीशन का कोफैक्टर निकालो, क्या है कोफैक्टर का नंबर, A22। अभी कोफैक्टर निकालना बता रहा हूं आपको, ठीक। A3, ठीक, A3 में इस पोजीशन का कोफैक्टर निकाल लो, A × 3 2। अब इसको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। दैट्स फॉर दिस प्रॉपर्टी से क्या कह रही है कि इफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी रो विद द कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अदर रो, यानी कि इस रो के जो नंबर हैं उसमें किसी दूसरे, इस कॉलम में जो नंबर है उसमें किसी दूसरे कॉलम के नंबर का कोफैक्टर अगर हम गुणा करके जोड़ दे सब में, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, ठीक। अच्छा, कोफैक्टर कैसे निकलता है समझना, ये A1 है, A1, इस पोजीशन का कोफैक्टर कैसे आएगा, इस पोजीशन का कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये लाएंगे A2 × C3, क्या क्या बचा, A2 A3 C2 C3 C2 C3 प्लस A2 × अब यहां के कोफैक्टर निकालने के लिए ये गए तो ये दोनों बचे हैं, A1 A3 C1 C3 प्लस A3। अब देखो ये लाएंगे, ये 4 नंबर बचेंगे। 4 नंबर क्या थे, B1 C1 B2 C2, B1 C1 B1 C1 B2 C2, ठीक। अब इसको हल कर लो, आगे हल करना तो आता ही होगा। A1 इसमें क्या होगा, A2 × C3 A3 × C2 माइनस A3 ×
C2 प्लस A2। अब ऐसे इसको इसको गुणा करके इसको गुणा करके तो ये याद कर लो। ये तो मैं कोफैक्टर निकालना बता रहा था, आप लोग कोफैक्टर आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अब एक बहुत ही काम की चीज बता देता हूं, क्योंकि अब जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज हमें बराबर करना पड़ेगा। ये बराबर करना है हर क्वेश्चन को करने के लिए। देखो क्या है, जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे हमें क्वेश्चन आएगा कि इसका आंसर निकालो, ठीक। तो आंसर निकालने के लिए हमें बहुत बार जरूरत पड़ेगी कि हम इस रो और इस रो को जोड़ दें। कभी कभी हमें जरूरत पड़ेगी हम इस रो को घटा दें, तो वो हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे अब मुझे इसका आंसर निकालना है, अगर मुझे जरूरत पड़ रही है क्या कि मैं इन दो रो को जोड़ दूं तब मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे है, ध्यान से समझना। लिखो नया डिटर्मिनेंट, ठीक। अगर तुम ये चाह रहे हो कि जो पहली रो है, पहली रो में मैं इन दो को जोड़ के लिख दूं, ठीक, तो समझना तुम एक इसमें ऑपरेशन करो। ऑपरेशन क्या होगा, ये रो 1 है ना, यानी कि R1 ये वाला साइन लगाओ, इसको कहते हैं टेंड्स टू R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, यानी कि R1 यानी कि रो 1 में हम जो लिखने जा रहे हैं वो R1 और R2 को जोड़ के लिखने जा रहे हैं। देखो क्या, अब क्या लिखेंगे, A1 प्लस B1, क्योंकि हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं ना, तो इसका इसका जोड़ दो, इसका इसका जोड़ दो, इसका इसका जोड़ दो। A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, ठीक। उसके बाद जो बाकी वैसे उतार दो, B1 B2 B3 C1 C2 C3। हमने ऑपरेशन कर दिया, ठीक, आ गया हमारा आंसर। अब मान लो कभी अगर हमें जरूरत पड़ रही है, एक दूसरा देख लो, कभी हमें जरूरत पड़ रही है हम इन दो रो को घटा दें, सॉरी अब ये क्या है, कॉलम है, इन दो कॉलम को हम घटा दें, तो देखो कैसे लिखेंगे। नया डिटरमिनेंट बना है A1 B1 C1, नहीं समझो तुम्हें कहां पर घटा के लिखना है। मान लो तुम्हें ये जो तीसरा लिखना है, ये इन दो को तुम्हें घटा के लिखना है, तो कैसे करोगे, तो पहले दो तो ऐसे उतार दो क्योंकि तुम्हें तीसरी पोजीशन पर घटाना है ना। A1 B1 C1 A2 B2 C2। तीसरे नंबर पे तुम्हें क्या करना है, इन दो को घटाना है, तो घटाने के लिए क्या करोगे, C3 वाली पोजीशन पर घटाने जा रहे हो, तो लिखो C3 टेंड्स टू, यानी कि C3 पर हम क्या करने जा रहे हैं, C2 और C3 को घटाने जा रहे हैं। C2 और C3 यानी कि C2 में से हम C3 को घटाने जा रहे हैं, तो क्या कर दोगे, A2 माइनस A3 A2 B2 माइनस B3 C2 माइनस C3, ये इनको अब हम घटाने जा रहे हैं। तो देखो अब इस तरीके से अब हम लोग सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक। एक दो छोटी छोटी और टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, वो मैं आपको भी नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्टीज आपको समझ में आए होंगे। कोई भी अगर क्वेरी है तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फोन नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा, आप इस पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी है। इसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और जैसा आप जान रहे हो कि ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो लॉकडाउन में जो बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपकी नज़र में कोई भी अगर ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 12th में हैं, तो आप उन्हें भी ये वीडियो शेयर करिए, उनसे भी कि वो लोग भी देखें और पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच।